हैं, उस लक्ष्य बहुत जरूरी है। तो उस योजना के अंदर हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। कहते हैं ना, कमजोर कोशिशों से कमजोर नतीजे मिलते हैं, और जो मजबूत इरादे वाले होते हैं उनको हमेशा जो है कि अपने फील्ड में सफलता मिलती है। तो हमें इन चीजों के अंदर जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन तैयारी उसकी भरपूर होनी चाहिए। पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। हर चीज के कायदे कानून होते हैं, बिना कायदे कानून के इंसान कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। इसके साथ सकारात्मक नजरिया, सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। प्लान हमारे पास योजना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ साथ हमें अपने ऊपर गर्व करना है। हम जो भी काम करते हैं उसमें विश्वास रखना है, उसमें गर्व पैदा करना है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज देखिए, हमारे बीच में सर ने सीएनटी को प्रेजेंट किया है। तो जब से सर ने लगातार इस जूम के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स मिलती हैं, सर लगातार उसमें प्रैक्टिस में बने रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि अगर हम सर से बात करें तो वो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना डीपली डिफाइन कर सकते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। तो ये सारा जो कारण है वो प्रैक्टिस की वजह से हो पाया है। तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाती है। कीमत चुकानी पड़ेगी, जी हाँ, बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं है। देखिए सर कल महेंद्रगढ़ से यहाँ पे आए हैं, उनको एक सीखने का जुनून था, तो आज वो यहाँ पे आए, हम लोग के साथ बने हुए हैं, आज भी बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग में। तो ये वो तभी हो सकता है जब हमारा पर्पस क्लियर होगा, जब हमें ये पता होगा हमें जाना कहाँ पर है। तो आज हम पढ़ते हैं आगे। कुछ सवाल अपने आप से पूछिएगा, इसको कहते हैं सेल्फ एनालाइज, और सेल्फ एनालाइज करना जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो समझ में आता है कि कमियां कहाँ पर हैं। तो आज हम कुछ सवाल अपने आप से पूछेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है। अभी मैंने बताया पर्पस क्लियर होना चाहिए, एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। जाना कहाँ है आपको, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। गोल तो सभी के पास होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि क्लियर कट गोल यानी जाना कहाँ पे, क्यों जाना है ना। एक कारण होना चाहिए आपके पास, एक मजबूत कारण आपके पास में होना चाहिए। उसे कहते हैं क्लियर कट गोल होना बहुत जरूरी है। क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है। अब पर्पस तो हमारा है, क्लियर कट गोल हमारे पास है, लेकिन क्या उसको प्राप्त करने के लिए कोई योजना हमने बनाई हुई है, कोई प्लानिंग हमने की हुई है। हम तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। अब प्लान भी आपके पास रेडी है, लेकिन उसके लिए कितना आप काम कर रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है। क्या हम कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए हम क्या क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और क्या उस कीमत को चुकाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। क्या हम सफलता हासिल करने से पहले के दबाव को झेलने का धैर्य है। यानी जो सफलता कहते हैं ना, सफलता हासिल करने से पहले आपके पास बहुत सारे दबाव दबाव यानी चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो कहता है ना घर से शुरू होता है। तो क्या आप घर वालों को झेलने के लिए तैयार हैं, पड़ोसियों को झेलने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्तेदारों को झेलने के लिए तैयार है। यानी वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, छोड़ दो, बेकार का काम है, आपका जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा, इस तरह के जो लोग हमें ताने बाने देते हैं, क्या इसको सुनने के लिए हम तैयार हैं। उसके साथ साथ सेक्रीफाइस क्या होता है, जब आप सीखने के लिए निकलना शुरू करते हैं, कुछ पेड कुछ अनपेड मीटिंग्स ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या वो सब आप लेने के लिए तैयार है। अगर ये सारे सेक्रीफाइस आप करने के लिए तैयार हैं तो 100% आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तो ये पूछना अपने आप से है, क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबाव को झेलने का धैर्य, धैर्य यानी पेशेंस हमारे अंदर बहुत जरूरी है। क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं। जी हाँ, कहते हैं ना दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, बस वो अपने आप को उस तरफ लेकर के जा सकता है। उसका एक ही तरीका प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्शन की तरफ बेहतर होते चले जाएंगे। क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। मजबूत उसूल यानी कहते हैं ना बर्निंग डिजायर, ये बहुत जरूरी है कि क्या हमारे अंदर वो आग है, क्या हमारे अंदर वो भूख है, क्या इरादा हमारा बिल्कुल संकल्पित है, सटीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुभव करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या हमें उस पर विश्वास है, क्या हमें उस पर नाज है। क्योंकि जिन लोगों को अपने काम पे भरोसा नहीं होता है वो दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, और वो जीत भी नहीं पाते हैं। क्या हमारे पास में मैं ये काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है। जी, अब्दुल कलाम जी के उन्होंने कहा था कि अगर जीवन में सफल होना है तो पांच पांच वाक्यों को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उन्होंने वाक्य बताया कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं सबसे अच्छी हूँ। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मैं एक विजेता हूं और आज का दिन मेरा दिन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ये वाला नजरिया है, यानी इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड।
कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, ये अभिमान है, ये गर्व है, ये हमें नहीं करना है। मैं ये काम कर सकता हूँ यानी मैं कर सकता हूँ और भी बहुत सारे लोग इस काम को कर सकते हैं। 10वां यहाँ पे स्टेप्स आता है बहाने बनाना। जी हाँ, सफलता में जो सबसे बड़ी रुकावट है इंसान के अंदर वो है बहाने बनाना। खतरनाक, ये जिसके पास ये है ना, समझ लो जिंदगी में किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बहाने बनाना, जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते हैं। जो जीतने वाले लोग होते हैं वो बारीकी से जांच परख, क्योंकि अंधा विश्वास नहीं करना है, हर काम को सोच करके समझ के करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बहाने कभी भी नहीं बनाते हैं। बहाने बनाने वाले, बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है, क्योंकि वो बहाने बनाते हैं इसलिए वो हार जाते हैं। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी एक लिस्ट, पूरी एक किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब हैं, मेरी उम्र काफी कम है, मेरी उम्र काफी ज्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अधिक संपर्क नहीं हूँ, मेरा किसी से अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत बहुत खराब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझ करके शादी की होती। जी, बहाने बनाने वालों की एक लंबी, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर उनसे कहा जाए तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है उनके बहानों की। और अगर इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो उज्जवल पाटनी जी की बहुत अच्छी वीडियो है, बहनाइटिस के नाम से उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा कि जितने भी लोगों ने बहाने बनाए हैं, कुछ लोगों के पास ये बहाने बनाने का मौका था, वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए, क्योंकि वो जीतने वाले लोग थे। हारने वाले लोग हमेशा बहाने बनाते हैं और जीतने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। ऐसे बहानों को, ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इस दो बातों पर निर्भर होता है, वजह और नतीजे। जी हाँ, कारण होना चाहिए, कारण के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता, एक कारण होना चाहिए, और जब कारण होगा तो उसके निवारण की तरफ आप भागेंगे ही भागेंगे। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? जी, बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें से अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है और बक्से में मूंगफली भरी जाती है। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है और मूंगफली लेते समय उसकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता तो है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वो खुला हुआ हाथ अंदर जाता है इतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। और अब बंदर के पास एक विकल्प होता है, वह या तो मूंगफली को छोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मूंगफली हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है, क्योंकि वो लालच उसको छोड़ता ही नहीं है। वो चाहता है कि वो मूंगफली भी छोड़ना नहीं चाहता है, और वो यही यही जद्दोजहद में वो निकालने की कोशिश करता है, मुट्ठी बंद होती है, इतनी देर में वो मदारी आता है और वो बंदरों पकड़ करके ले जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं है। जी हाँ, हम खुद की जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपके रहते हैं। हमारा भी हाल सेम बंदर की तरह से होता है। हम खुद को ये कर ही नहीं हम खुद को ये कह करके सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कारण बहुत सारे बना सकते हो। और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं उन बाधाओं को ही बयान करते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। सफल लोग बहाने नहीं बनाते हैं। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको सफल होना है, सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है, ना हमें कुछ पूछने की जरूरत है, और ना ही हमें कुछ सुनने की जरूरत है। 11वां, पिछली गलतियों से सीख लेना है। जी हाँ, पास्ट से सीखना है, प्रेजेंट में काम करना है और फ्यूचर को बनाना है। एक इंसान संकोच करता है कि हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता है हीन भावना की वजह से। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता है हीन भावना की वजह से। हेनरी से लिंग, इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं है, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह नहीं बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। और दुनिया में बार बार कहा जाता है कि कोई भी इंसान ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो, लेकिन वो गलतियों से अपने सीखते हैं। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग
केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अधिकतर अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है कि हम केवल अपनी गलतियों से ही सीखते रहे। समझदार इंसान वो होता है जो दूसरे की गलती से सीख लेता है, और बेवकूफ इंसान वो होता है जो अपनी गलती से भी सीख नहीं पाता है। 12वां, अवसर को ना पहचान पाना। ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे अंदर है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा अवसर हमारे पास में आता है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता है, हमें एक बेहतर जीवन बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन अक्सर हम गलती करते हैं कि हम उसको पहचानना, पहली बात तो पहचानना ही नहीं चाहते हैं, और पहचान करके भी कुछ लोग छोड़ देते हैं। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते, और अक्सर जितने भी अवसर आपको मिलते हैं वो बाधाओं के बाद ही मिलते हैं। हम अभी एमटीएम में गए थे, वहां पे सर थे, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी ने बिजनेस को ज्वाइन किया। उनकी मम्मी मतलब जो है कि बार बार बेटे से कहती थी कि बाबू आप भी समझ लो इस बिजनेस को, बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरे साथ मिलकर के करो। लेकिन उनके जो सुपुत्र थे वो कहीं मॉल में जॉब किया करते थे, और 2,000 रुपए से काम को, सफर को शुरू किया था। जुनून उनके अंदर बहुत था, जोश उनके अंदर बहुत था। इन सारी क्वालिटीज के अंदर वो 2,000 रुपए के सफर से 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच चुके थे। तो उनके अंदर एक कहते हैं ना कि जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनके पास एक अलग ही बहाना होता है। कहते थे कि मामा मेरे पास समय नहीं है, मैं 12 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ और अच्छा खासा इनकम कमा लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, आप करो जो कुछ कर रही हो। अचानक क्या हुआ, एक बार उनका एक एक्सीडेंट हुआ, एक बाइक चलाने वाले ने उनका एक एक्सीडेंट कर दिया। और जब एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि 11 महीने वो बेड पे रहे। जब वो 11 महीने बेड पे रहे, उन्होंने अपने घर को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना नौकरी इंसान को भूखा मरने नहीं देती लेकिन जीवन में कभी बढ़ने भी नहीं देती। और नौकरी के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि अगर 2 4 6 महीना 1 साल 2 साल अगर आपके पास इनकम ना आए तो आप उसको सरवाइव कर सके, ये भी नौकरी के अंदर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बॉस से कहा कि सर मैंने 2,000 से सफर को शुरू करके और लगभग 12 15 साल वो उस नौकरी के अंदर रहे। उन्होंने कहा कि 1 महीने की सैलरी, अपने बॉस से कहा कि 1 महीने की सैलरी मुझे दे दो, मैं अपने घर को सरवाइव कर लूं, और मैं जब ठीक ठाक हो जाऊंगा तो मैं वापस जॉब पर तो मुझे आना ही है। लेकिन उनके बॉस ने 1 महीने की सैलरी उनको नहीं दी। लेकिन उनकी मम्मा का लेवल सिल्वर डायरेक्टर का था। उन्होंने देखा कि हर महीने उनकी मम्मी काम भी ज्यादा नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 7 हजार रुपए का चेक हर महीने उनके अकाउंट में आता था। जब उन्होंने ये चीज देखी उस दिन उनको वेस्टीज की जो सफलता है, वेस्टीज क्यों करना है, ये उनका क्लियर हो गया, और उन्होंने काम करना शुरू किया। और 5 साल के अंदर ही आई थिंक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का उनका लेवल था, लाखों रुपए का चेक था, देश विदेश घूम चुके थे, गाड़ी ले चुके थे। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जब उनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो बाइक वाले को पता नहीं कितनी गालियां सुबह शाम में, उसको हमेशा बुरा 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 ही करते थे। लेकिन जब उनको ये मकसद समझ में आ गया कि दुर्घटना हुई इसलिए थी कि वो समझ सके, इस अवसर को पहचान सके जो अवसर उनके पास बार बार आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अवसर को हम पहचानते तो तभी है जब हमारे साथ कोई घटना घटती है। हम राज सर का बार बार उदाहरण लेते हैं, अगर उनकी चोरी नहीं हुई होती, 2.5 लाख के कर्जे में नहीं होते, तो शायद वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी भी नहीं आते। तो अक्सर जब भी हमारे पास अवसर आएंगे, अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, और अक्सर अवसर बाधाओं का रूप धरकर ही आते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई। सर मुझे 2 3 महीने से फॉलोअप कर रहे थे, मेरी एक भतीजी थी, उन्होंने सर को मेरा नंबर दे दिया था। लेकिन ये बार बार मेरे पास आ रहा था, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहती थी, सर मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन जब मेरी मम्मी, उनको माइनर अटैक हुआ और जब वो मतलब उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर मैंने सर को इनवाइट किया, सर मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे बताया, समझाया, प्रोडक्ट के डेमो वगैरह करके दिखाए, और एक विश्वास दिखाया कि आप विश्वास करें कि प्रोडक्ट काम करते हैं। और वो जो प्रोडक्ट मैंने अपनी मम्मी को इस्तेमाल करा, उनको जीवन दान मिला, तब मुझे समझ में आती यहाँ पे अक्सर ये लोगों के साथ में होता है कि जब भी कोई चैलेंज आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि उस चैलेंज में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है, बस उसको ढूंढने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। आज से हमें समझना बहुत जरूरी है। 13वां नंबर इसमें डर, यानी फियर। डर ये भी होता है, ना सफल होने का डर इंसान के अंदर पहले ही हो जाता है। अक्सर आप देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले एक डर हावी हो जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डर वास्तविक हो सकता है पर काल्पनिक भी, ये दोनों चीजें हो सकती है।
सच में भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियाद वजह नासमझी होती है। डर का जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। अक्सर डर क्यों होता है? जब उस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती है। अब जैसे मान के चलो हमें प्लान दिखाने की नॉलेज नहीं है तो हमें डर लगेगा, किसी से हम बात नहीं कर पाएंगे। हम किसी के पास जाएंगे भी तो सोचेंगे क्या बताएंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, क्या शुरुआत करेंगे। तो अक्सर जो डर होता है वो नॉलेज की कमी की वजह से होता है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि किसी को प्लान दिखाने से पहले आप सीख लीजिए, उससे पहले आप अपने अपलाइन से मिलवाइए। डर असुरक्षा की भावना है, आत्मविश्वास की कमी है, बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है, ये हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता है। डर रिश्तों तथा सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह होती है। कारण क्या होते हैं? असफलता का डर जो सबसे बड़ा कारण है असफलता का, है ना। अक्सर डरा हुआ इंसान ये कहता है पता नहीं मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, सफल होऊंगा, मैं तो सफल नहीं हो सकता हूँ। वो सीधे कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कुछ अनजानी चीज का डर होता है। कुछ अनजानी चीज का उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो काम धंधा है ये भी खत्म हो जाए। ये सारी चीजें उनके अंदर डर होती है। तैयारी ना होने का डर होता है, ये भी होता है कि उनको इसकी तैयारी नहीं होती है। गलत फैसला लेने का डर, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग गलत फैसला भी ले लेते हैं जिसकी वजह से डर होता है। और कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ कोई फूंक करके पीता है। अगर कोई चीज, कोई इंसान या कोई बिल्ली दूध से जल जाती है तो छाछ को भी फूंक करके पीती है। अस्वीकार किए जाने का डर, सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा फियर होता है लोग क्या कहेंगे, है ना। अच्छा बड़ा डॉक्टर जे की तेल साबुन बेचने जा रहा है, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो ये डर बहुत बड़ा डर होता है। कुछ तरह कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर भी कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियादी डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। डर को ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। और जो कई बार ऐसा होता है, फियर देखिए होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अगर आप सही काम करने जा रहे हो, उसका डर है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको सीख लीजिए, आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। असफलता से भी बुरा असफलता का डर होता है। और यही कारण है कि लोग जो है कि अब अवसर को आने के बाद भी अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती है। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। अक्सर हम कोई भी बात, जैसे बच्चे खेलते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे मत खेल मत खेल, गिर जाएगा। कोई भी काम हम करते हैं तो हम उस काम को करने से पहले उसके नतीजे पहले निकाल लेते हैं, कोई भी काम। और यही डर है, आपने काम शुरू ही नहीं किया, आपने काम किया ही नहीं और उससे पहले आपने उसका नतीजा निकाल लिया, ये सबसे बड़ा डर होता है। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वो असफलता नहीं है बल्कि सीख होती है। अगर अगर वह मायूस हो जाए तो कभी भी चल नहीं पाएंगे। घुटने के बल बैठ करके डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा हो करके मरना ज्यादा बेहतर होता है। कहते हैं ना कि शेर अपने बच्चों को पालता है, शेर अपने बच्चों को पालता है, और कुछ इस तरह से है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि शेर जब जब उसका बच्चा जन्म लेता है, तो जब शेर का बच्चा जब वो नाले को नहीं पार कर पाता, तो शेर उसको बार बार प्रयास करता है कि वो नाले को पार कर जाए, लेकिन वो छोटा बच्चा होता है, इतना डरा हुआ बच्चा होता है कि वो नाले को पार नहीं कर पाता है। तो शेर क्या करता है, वो या तो वो बच्चा नाले को पार कर जाए, और नहीं तो शेर जो है कि अपने पंजे से मार करके और उस बच्चे को जो है कि उस नाले में ही गिरा देता है। तो यहाँ पे शेर एक बात कहता है कि अगर ये मेरी औलाद है, उसको शक होता है अपनी बीवी पर, वो कहता है कि अगर ये मेरी औलाद है तो ये नाले को पार कर जाएगा, नहीं तो ये डर डर के जीने से अच्छा है कि ये आज और अभी मर जाए। तो ये डर जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। इस डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसकी नॉलेज लीजिए, आप उस काम को सीख लीजिए, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना, ये भी हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि प्रतिभा का उपयोग रख, बहुत सारी देखिए हर एक इंसान के अंदर भरपूर पोटेंशियल है, पर वो कहते हैं ना कि हर 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 एक इंसान के अंदर एक हनुमान है, लेकिन उसको निकालने के लिए एक जामवंत की जरूरत होती है।
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया है। विलियम जेम्स कहते हैं, विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे सुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। एक ट्रेनर को मैंने सुना था कि अगर सबसे खतरनाक खोपड़ी अगर आपको ढूंढनी है तो चले जाइए शमशान घाट पे। एक से एक खतरनाक लोग आज शमशान घाट में सोए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी प्रतिभाओं का विकास ही नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी प्रतिभाओं के ऊपर काम ही नहीं किया है। जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं सके हैं। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे हैं, क्योंकि उनको कोई जामवंत मिला ही नहीं, उनको ये कोई बताने वाला मिला ही नहीं कि आपके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज्यादा पसंद करूंगा। लोहा आप रखिए, लोहा अगर आपके पास में है तो आप देखिए, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पड़े पड़े उसमें जंग लग जाएगा। उसी तरीके से हमारे साथ में भी होता है, अगर अपनी क्षमताओं का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पड़े पड़े कहीं ना उसमें जंग लग जाती है। जिंदगी में सबसे दुखद शब्द यह होता है, मुझे यह करना चाहिए था। यानी वो हमेशा हर काम को, कहते हैं ना अक्रेसिया, हर काम को चाहिए चाहिए चाहिए, सुबह उठना चाहिए, है ना, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, किताब पढ़नी चाहिए। ये अक्रेसिया नाम की बीमारी होती है। चाहिए तो सबको, मतलब चाहिए 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ चाहिए होता है, वो उठते कभी भी नहीं है। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क होता है। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क होता है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है, इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल होती है। यानी अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो उसमें हम पेशेंस बना के रखते हैं, धैर्य बना के रखते हैं कि एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर हम खाली बैठे हैं तो वो हम निकम्मापन, यानी वो नाकारी की जिंदगी है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? तो बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? तो उन बुजुर्ग साहब ने जवाब दिया कि ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। यानी आपकी जिंदगी तो है पर उसका कोई मकसद नहीं, और बिना मकसद की जिंदगी कभी भी इंसान कहीं पहुंच ही नहीं पाता। तो जिंदगी क्या है? वो एक बोझ है। लेकिन जिसके पास एक मकसद है, वो वो जिंदगी क्या है? उसके लिए बोझ नहीं है। आप 15वां, अनुशासन की कमी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अनुशासन ना होना। आपको जिंदगी में चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। इस पे हम बार बार बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं कि आपको जिंदगी में चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस। 99% लोग अफसोस जाहिर करते हैं, काश मेरे पास ये मौका होता, काश मैंने कर लिया होता। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग इस काश वाले शब्द को हमेशा के लिए खत्म कर चुके हैं। किसने कहा? टिम कॉर्नर ने। क्या हमने कभी विचार किया कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती है? खेलकूद, शिक्षा, अकादमिक क्षेत्र या व्यापार, यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता की कोई भी कमी सफलता कोई भी कभी हासिल कर नहीं सकता है। मैंने कल सुना था सानिया मिर्जा को, छोटी सी उम्र जब थी उनकी, उनके पिता थे उस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उनके पिता ने उनको छोटी सी उम्र से, आई थिंक 5 या 7 साल की उम्र से ही उनको उसके टेबल टेनिस के अंदर उन्होंने उनको जो है कि बैडमिंटन के अंदर बैडमिंटन की प्रैक्टिस उन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो छोटी सी उम्र से रोज सवेरे 4 बजे का अलार्म लगाती थी। 4 बजे का अलार्म बजता था, वो उठती थी, तैयार होती थी, और तैयार होने के बाद में अपना बैग पैक करती थी। पहले वो अपने लगभग काफी दूर उनका जो कि प्ले ग्राउंड होता था, वो वहां पे जाती थी, वहां पे प्रैक्टिस करती थी। फिर वहीं से रेडी होकर के वो अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस अपने घर में आती थी। और 8 से 10 बजे का इनका 8 बजे तक का इनका रूटीन होता था कि रोज सवेरे घर से 4 बजे निकलना और डेली फिर अपने प्रैक्टिस पे जाना, फिर वहां से स्कूल जाना और फिर स्कूल से अपने घर 8 बजे आना। फिर समझ लो कि कितना टाइम बचता है, 2-3 घंटे अपनी कुछ अपने होमवर्क किए, कुछ अपने काम किए, फिर यानी डेली रूटीन 365 दिन। आप सोच के देखिए, यहाँ अगर नौकरी करते हो 4 दिन छुट्टी ना मिले तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन 365 दिन एक रूटीन को अपने जिंदगी में उतारना, ये बहुत बड़ी बात है।
और जो ये बहुत बड़ी बात अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होते हैं, जिंदगी में सफल वही हो पाते हैं। आज आप देखिए, आज बैडमिंटन के अंदर पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। बहुत सारे इतिहास उठा करके देखिए, तो अनुशासन जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं हो सकता। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग उदाहरण है। आप देखिए नंदलाल वर्मा जी को 24 घंटे की नौकरी, अनुशासन ही तो है। जय नारायण तिवारी जी को, उनकी भी 24 घंटे की नौकरी है, घर की भी नौकरी है, बाहर की भी नौकरी है, अनुशासन ही तो है। हमारे ग्रेट अपने राजेश्वर सर, वो भी ऐसा नहीं कि वो भी 24 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन अनुशासन ही तो है। तो जो लोग अपनी जिंदगी में अनुशासन अपनाते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता है। जिनके अंदर अनुशासन नहीं होता, उनके अंदर संकल्प नहीं होता है, और जिनके अंदर संकल्प नहीं होता वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं ये चाहूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो, वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूंगा कि विमान का कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आजाद हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्म नियंत्रण व त्याग की आवश्यकता होती है, तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती है जब तक उसे ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती है जब तक उसे एक दायरे दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती है जब तक कि उसे बांधा ना जाए। नहीं, जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास अनुशासन नहीं है वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो चलिए, आज का लेसन बस इतना सा ही, और थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो इस लेसन के माध्यम से जो मैसेज था हम लोगों ने सीखा है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर करेंगे। और ये जो 20 पॉइंट हम लोग असफलता के लिख रहे हैं, इसको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और सफलता के लिए जो 10 पॉइंट हमने पहले पढ़े हैं उसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, जय नारायण तिवारी जी, नंदलाल वर्मा जी, अखिलेश गोस्वामी जी, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट अपन राजेश्वर सर, जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम लोग सौभाग्यशाली कि जितना भी सर का धन्यवाद करें उतना ही कम है। आज हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अखिलेश जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और